सभी सज्जनों और संगारियों को नवरात्रि के पावन पर्व की, विशेष रूप से आज के दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। मैं आगे बात करूं उसके पहले मैं चाहूंगा कि सभी लोग एक बार जोर से विंध्यवासिनी माता की जयकार लगा दें। भैया विंध्यवासिनी की, विंध्यवासिनी की, विंध्याचल धाम की बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पंडाल में आने के पहले हम लोगों ने बहुत सी बहनों के साथ उनके छोटे छोटे बालकों को अन्नप्राशन भी करवाया, उनको जन्मदिन की बधाइयां भी दी। 9 कन्याओं का हमने आज पूजन भी किया। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी विशेष रूप से उसमें योगदान दिए और ये पूरा माहौल नवरात्रि का जो अष्टमी का जो त्योहार होता है उसका अष्टमी मय हो गया है, नवरात्रि मय हो गया है, दुर्गा मय हो गया है। मैं आज के इस अवसर पे यहाँ उपस्थित सभी माताओं बहनों को विशेष रूप से, क्योंकि सब एक एक स्त्री जो है वो माँ दुर्गा का, माँ भगवती का ही स्वरूप होती है। हमारे दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। ऐसा कहा गया है कि सारी स्त्रियां, विश्व की सृष्टि की सारी स्त्रियां जो है तो देवी भगवती का ही स्वरूप होती है। मैं आपने माँ विंध्यवासिनी का स्वरूप देखते हुए मैं आप लोगों को एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ। मातृशक्ति को विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। इस अवसर पे उपस्थित आप सबके लोकप्रिय सांसद माननीय डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय अनिल त्रिपाठी जी, आप सबके लोकप्रिय विधायक श्री दीनानाथ भास्कर जी, माननीय विधायक श्री विपुल दुबे जी, हम सबके जिला संगठन के बड़े मुखिया माननीय दीपक मिश्रा जी, पूर्व विधायक माननीय रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी, हमारे अनेक निकायों के चेयरमैन साहबान भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं, जिलाधिकारी, नवागंतुक हमारे जिले के एसपी, सीडीओ, डीएचओ सहित सभी अधिकारियों को मैं आज के इस पावन पर्व की बधाई देता हूँ। और जो नवरचना के 9 वर्ष जो हम लोग बना रहे हैं उत्तर प्रदेश का, उसके लिए भी 9 वर्ष पूरे होने के माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, डबल इंजन की सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 9 वर्ष में जो काम किए हैं, देखिए माननीय दीनानाथ भास्कर जी बड़ा तकलीफ से अपने जिले का अभी वो पूरा नहीं बता पाए, तो 10वां हिस्सा भी नहीं बता पाए, उसमें भी उनको पसीना छूट गया था और आधा घंटा हम लोगों को भी पसीना छूटे भैया कमरे बोलिए कब बंद हुई है, सब लोग सोच रहे थे। तो मतलब 10वां हिस्सा भी उनको लिख के नहीं दिया गया था, 10वां का एक हिस्सा भी नहीं लिख के दिया गया था। इतना ज्यादा काम हुआ है, चाहे जिला स्तर की बात किया जाए, चाहे प्रदेश स्तर की बात किया जाए, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र स्तर की बात किया जाए, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है उसको मैं तो कहता हूं जो शास्त्रों में कहा गया है ना कि सहस्र मुख से भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। सैकड़ों मुख हम अगर यहाँ उपस्थित 500,000 लोगों को अगर ये किताब हमने विमोचन किया है उसका एक एक पन्ना भी अगर बांट दिया जाए तो भी मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको पूरा दिन लग जाएगा उस पूरी उपलब्धियों को कहने में, उनको उनका वर्णन करने में। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सैकड़ों मुख से, सहस्र मुख से भी हमारे योगी आदित्यनाथ जी के जो सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं उनका वर्णन करना मुश्किल, चाहे जिला स्तर की बात हो, चाहे ग्रामीण स्तर की बात हो। जैसा कि विधायक जी बता रहे थे, ग्रामीण अंचल में भी मुख्यमंत्री आवास से लेकर के प्रधानमंत्री आवास देने का काम, शहरी स्तर में, शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास देने का काम, बिजली का काम, सड़क का काम, पुल पुलिया बनाने का काम, विश्वविद्यालय आपके जिले में खुल रहा है उसका काम, तमाम धरातलों पर, तमाम बातों पे या बड़ी बड़ी रोड, बड़े बड़े
एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी करने का काम जो हुआ है पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश में और पिछले 11 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो अतुलनीय है। अब बात ये आती है, बाकी सब वर्णन तो हमारे सभी के पूर्व वक्ताओं ने कर दिया है, लेकिन यहाँ चूंकि सुबह से बड़े संभ्रांत लोग बैठे हुए हैं, बड़े समझदार लोग बैठे हुए, माताएं बहनें बैठी हुई है, हमारा ये कहना है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं और विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, या आधुनिक भारत का आधुनिक उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, या नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो हमें यह भी स्वाभाविक रूप से हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए कि भाई अभी तक जो होना था वो तो ठीक ठाक हुआ है। माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने 11 साल में 9 साल में सब कुछ हमें दिया है जो हमें चाहिए था, चाहे गरीबों को अन्न की बात हो, चाहे बेघरों को मकान देने की बात हो, शौचालय देने की बात हो, आयुष्मान कार्ड देने की बात हो, तमाम तरह की चिंता हमारे नेताओं ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र की सरकार ने किया है। लेकिन अब आगे क्या, आगे इसमें सोचना आवश्यक है कि हम तभी भारत को, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, विकसित देश बनाएंगे, एक ऐसा देश बनाएंगे कि जिसके सामने कोई भी दुनिया का देश जो है वो हमसे ज्यादा विकसित, हमसे ज्यादा सुविधा वाला, या हमारे जीवन की गुणवत्ता में हमसे आगे कोई न हो, ऐसा हम देश भारत को बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए भदोही को क्या करना होगा, उसके लिए उत्तर प्रदेश को क्या करना होगा, उसके लिए मिर्जापुर को, बनारस को, सोनभद्र को क्या करना होगा, हमारे नई आजमगढ़ बलिया को क्या करना होगा, ये तमाम बातें अब हमें जिला स्तर पर भी सोचनी होगी। उनमें से एक दो बात हमारे जो दिमाग में आ रही है, कुछ चीजें तो यहाँ आप लोग जरूर नहीं है, लेकिन ये जो स्टार लगे हैं बहुत बढ़िया स्टार लगाए गए हैं, और सभी स्टार पे आपको कुछ न कुछ आपके जिले में, प्रदेश में, देश में क्या अच्छा हो रहा है वो आपको देखने को, समझने को मिलेगा। तो मेरा सभी से निवेदन है, दोपहरी नहीं है, फिर भी थोड़ा समय लगा करके, समय निकाल करके बहुत ही अच्छा स्टार यहाँ जिलाधिकारी के नेतृत्व में लगाया गया है, हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगाया गया है। आप सभी उसका मुआयना जरूर करें, बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा। उदाहरण के रूप में मैं एक दो चीजें बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैं जब यहाँ का प्रभारी मंत्री बना, उन दिनों की माननीय विधायक जी लोगों को, सांसद जी को शायद हमारी वीडियो का याद होगा, मैंने कहा था कि भाई किसान में हमारा पैदा करता है, हमारा जो अन्न उत्पादन होता है या फल उत्पादन होता है, सब्जी उत्पादन होती है, उसको भदोही के, ज्ञानपुर के, गोपीगंज के, बनारस के बाजार में बेचना तो अच्छी बात है, उसको बेचना चाहिए। लेकिन अब बनारस में हमारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट खुल गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलने से वही टमाटर, वही भाजी, वही सब्जी आपकी, वही भिंडी जो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पहुंच सकती है। आज देखिए मिडिल ईस्ट में कैसी हाहाकार मचा हुआ है, खाने के लिए उनके पास सामान नहीं है। अगर आपकी सब्जी बनारस में हवाई जहाज से लद करके अगर दुबई, शारजाह, सऊदी अरबिया अगर चली जाती है, तो यहाँ जो दाम और जो कीमत आपको मिलती है उसकी 40 गुना, 50 गुना कीमत उसी सब्जी से, उसी टमाटर, उसी लौकी और कोहरे से जो है हमको आमदनी हमारी बढ़ सकती है। दूसरा एक काम जो हमारे नजदीक के इन दिनों में करने जैसा काम है, ये आपकी जानकारी में होगा कि बनारस का ही मैं फिर से उदाहरण दिया हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से बनारस में अमूल डेयरी की स्थापना हो चुकी है। अमूल डेयरी जो है आपकी जानकारी में शायद होगा कि गुजरात में समृद्धि का जो ग्रामीण समृद्धि आई है गुजरात में, और उसमें भी खास करके पशुपालन का काम महिलाएं करती है। मैंने खुद देखा नौकरी करते हुए कि हर रोज जिस घर में भी दो पांच जो दूध देने वाले पशु होते हैं, उस घर की महिला के पास हर रोज 1000-2000 रुपया होगा जो है कैश जो है जाती है, अपने घर का दूध गांव की डेयरी में जमा करती है। डेयरी के हिसाब से उसको उस दिन के रेट के हिसाब से आपके दूध में जितना फैट है उसको माप करके तुरंत आपका कैश पेमेंट हो जाता है। उसके बाद वो दूध जो है बड़ी डेयरी में जाता है, उसका फिर बाद में मक्खन और आइसक्रीम और दुनिया भर की जो दूध बेचने वाला होता है
ऐसी एक व्यवस्था अब तक नहीं थी। और अब हमारे पूर्वांचल का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से यही बगल में आपकी अमूल डेयरी खुल चुकी है। ऐसे में जो दूध उत्पादक हमारे जो पशुपालक है, जो किसानी के साथ पशुपालन का भी काम करते हैं, उनकी आमदनी बढ़ाने का स्वर्णिम और सुनहरा अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ये सब चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब तक जो हुआ अच्छा हुआ, पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा हुआ। जो 75 साल में नहीं हुआ था आजादी के, जो 70 साल में नहीं हुआ था आजादी के, वो पिछले 10-11 वर्षों में देश में और 9 वर्षों में प्रदेश में हुआ। लेकिन अब इससे भी हमें 2 कदम आगे चल रहा है। सबको घर मिल जाए, सबको राशन की गारंटी हो जाए, सबको दवाई की आयुष्मान कार्ड के जरिए गारंटी हो जाए, सभी विधवाओं को पेंशन, यहाँ आप जाएंगे तो देखेंगे विधवाओं को पेंशन मिलने की क्या व्यवस्थाएं हैं, दिव्यांगों को साइकिल मिल जाए, कई लोगों को हमने आज साइकिल दिया भी है अपने हाथ से, किसानों को ट्रैक्टर दिया गया, तो ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए, विकसित प्रदेश बनाने के लिए, आधुनिक प्रदेश बनाने के लिए हमें किसानों से शुरू अगर करें तो किसानों को इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। वैसे ही पढ़ाई लिखाई का मामला है, आपका विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, लेकिन पढ़ाई लिखाई की शुरुआत, उसका जो पाया होता है वो प्राथमिक स्कूल होता है। प्राथमिक स्कूल होता है, हमारी आंगनबाड़ी होती है, वहां अच्छी पढ़ाई होगी तो आने वाला विद्यार्थी का जो आने वाला आगे का जो जीवन होता है बहुत अच्छा होता है। मैं आप सभी से ये भी निवेदन करूंगा कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, सबको पढ़ाने का अवश्य प्रबंध करना चाहिए। सामाजिक कार्यों में हमारे जो है सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो उसी तरह से हेल्थ का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हम जब बीमार पड़ जाते हैं, एक मजदूर, एक सामान्य आदमी जब बीमार पड़ता है, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन उसकी आजीविका जो है खतरे में पड़ जाती है। उसके परिवार क्या खाएगा, क्या कमाएगा, कहाँ क्या उसका रोटी कैसे बनेगी, इसकी चिंता होने लगती है। तो हमें स्वास्थ्य की सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया है पिछले वर्षों में, लेकिन ये और भी विश्व स्तर का हम कैसे बनाए। यहाँ डीएचओ साहब बैठे हैं, देख रहे हैं। मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा कि हम सब मिलकर जिले की स्वास्थ्य की सेवाओं को, शिक्षा की सेवाओं को, कृषि की सेवाओं को, बिजली, हमारा अपना विभाग है, बिजली की सेवाओं को, अच्छा जैसा कि लोग बता रहे हैं, जिलाध्यक्ष जी ने बताया, माननीय सांसद जी ने बताया कि बिजली की व्यवस्था पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी हुई है, लेकिन अगर कहीं सुधार की आवश्यकता है, कहीं सुधार की गुंजाइश है, मैं करने के लिए हमेशा तैयार हूं। हम लोगों ने जो मजरे हमारे अभी तक लगभग 1.5 लाख मजरे अभी तक अविद्युतीकृत थे, हमने पिछले 6-7-8 वर्षों में उनका विद्युतीकरण किया। 20,000 मजरे अभी भी वर्तमान में हमारे सर्वे के आधार पर उनका विद्युतीकरण का काम चल रहा है। अभी भी मैं आप सबसे अपील करूंगा कि अगर कहीं कोई मजरा, कहीं कोई लोकेशन ऐसी रह गई हो जहां बिजली का तार खंभा न पहुंचा हो, जहां बिजली न आ रही हो, तो आप सब हमारे अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करिए, अपने जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करिए, उनका विद्युतीकरण करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो अब कहने का मतलब ये है भाइयों बहनों, अब हमें पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, अब हमें आगे देखना है, और आगे भी देखना है इस ढंग से देखना है कि अब हमें छोटे मोटे कदम नहीं उठाने हैं, हमें बड़ी छलांग लगानी है विकास में। हमारा उत्तर प्रदेश देश का सिरमौर राज्य बना है, दिमागी राज्य से निकलते हुए हम लोग विकास के पथ पर चल पड़े हैं, पूरे देश का एक ग्रोथ इंजन बन रहा है उत्तर प्रदेश, और उस दिशा में हमें हर व्यक्ति को प्रयास करने होंगे। हर व्यक्ति का अपना एक सपना होना चाहिए कि हमें आने वाले 2047 तक हमें क्या करना है। हर गांव का एक सपना होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार कहते थे, हमने सुना है उनके मुंह से कि अगर विकसित प्रदेश और विकसित देश बनाना है तो विकसित देश और प्रदेश यहाँ बैठे हुए लोगों से बनते हैं, जिलों से बनते हैं, तहसीलों से बनते हैं, गांव से बनते हैं, गांव गिराव गली में, शहर में, नगरों में रहने वाले लोगों से बनते हैं। तो उस नगर का एक सपना होना चाहिए कि हमें 2047 तक अपने नगर को कैसा बनाना है, हमें अपने ग्राम पंचायत को, हमें अपने मजरे को 2047 तक कैसा बनाना है, हमें अपने गांव के स्कूल को, गांव के अस्पताल को हम आने वाले 20 वर्षों में कैसा देखना चाहते हैं, हमारे जिला पंचायत को, हमारे तालुका तहसील पंचायत को, ब्लॉक पंचायत को कैसा हम देखना चाहते हैं, हमारी फैक्ट्री कैसी होगी, हमारी सड़क कैसी होगी। और उसी प्रकार अब अपने 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 घर को, अपने परिवार के, हमारा बच्चा जो है
किस क्लास में पढ़ेगा, कैसे पढ़ाई करेगा कि 2047 तक वो स्वयं का भी जीवन निखारे और अपने प्रदेश का, अपने गांव का, अपने देश का भी नाम रोशन कर सके। इस हिसाब से भाइयों बहनों, हर व्यक्ति का एक सपना होना चाहिए। मैं प्रभारी मंत्री के रूप में आपको एक काम देकर के जा रहा हूं और मैं जब भी मिलूंगा आप में से किसी को भी, यहाँ बैठे माताएं बहनें महिलाएं भी, जब भी आप मिलेंगी, हमसे कोई फरियाद करेगी तो आप इस प्रश्न के लिए तैयार रहिए। प्रभारी मंत्री जी पूछेंगे कि बहन जी आने वाले 10 साल का अपना एक लक्ष्य बताइए, क्या करना है। आप अपने बेटे की पढ़ाई का लक्ष्य रख सकती है, बेटी की पढ़ाई का लक्ष्य रख सकती है, हो सकता है बेटी की शादी नहीं हुई है, शादी करने का लक्ष्य रख सकती है, घर नहीं है, घर बनवाने का लक्ष्य रखिए, किसी की कोई बीमार है उसकी दवाई बढ़िया से हो जाए, स्वस्थ हो जाए, आपका घर में खुशहाली आवे, वो भी एक लक्ष्य हो सकता है। गांव में नाली नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वैसे तो ऐसा बहुत कम अब गुंजाइश से छोड़ा नहीं गया है, लेकिन हर चीज का आपका एक व्यक्तिगत संकल्प होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि भदोही जैसे नई शुरुआत हो, मैं चाहूंगा कि आज की इस प्रोसीडिंग में जिलाधिकारी जब राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजे तो साथ में यह भी लिखे कि भदोही जिले के सभी लोगों ने मिलकर के संकल्प किया है कि यहाँ के हर नागरिक का, हर व्यक्ति का, हर पुरुष का, हर स्त्री का, हर बच्चे का अपना, और आने वाले 20 सालों में उस संकल्प की सिद्धि के लिए हम अपना पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, हमारी बात सही है, समझ में आ रही है बात। और ये संकल्प कोई जरूरी नहीं किसी नेता को जिताने के लिए हो, नहीं, वो तो अपने आप में कर्मों से जीतेंगे, लेकिन ये आपका व्यक्तिगत संकल्प होना चाहिए अपने घर की, अपने मोहल्ले की, अपने गांव की प्रगति के लिए, अपने परिवार की प्रगति के लिए। जब आप प्रगति करेंगे तो निश्चित मानिए, जब आप प्रगति करेंगे आपका परिवार आगे बढ़ेगा, अपना जिला, अपना प्रदेश, अपना देश, अपना ऑटोमेटिकली मित्रों, भाइयों बहनों आगे बढ़ जाएगा। आज के इस अवसर पे मुझे आप लोगों से यही विशेष बातें करनी थी। बाकी तो यहाँ इतनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां हुई है, उनसे अब हमारे भाषण देने का कोई स्कोप ही नहीं रह गया। कानून व्यवस्था की बात आपने देख ही लिया, एंटी रोमियो स्कोर वाले ने दिखा दिया। बाकी जो गुंडे, बदमाश, माफिया, मवाली थे, उनकी क्या दुर्दशा है वो भी बच्चों ने ही आपको बता दिया। हमारे कहने की कोई आवश्यकता, ये कानून की व्यवस्था है, कानून का राज पहली बार उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है। मैं तो अपने शब्दों में अगर मुझे कोई पूछे, मैं कहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का 11 साल का प्रधानमंत्री काल और माननीय योगी जी का मुख्यमंत्री के रूप में 9 वर्ष का कार्यकाल प्रदेश और देश के लिए स्वर्ण काल है। जब हम लोग इतिहास में स्वर्ण काल पढ़ा करते थे तो स्वर्ण काल हमको देखने को मिल रहा है। हम सभी बहुत खुश नसीब है, भाग्यशाली है कि हम और आप ऐसे समय में उत्पन्न हुए हैं कि जब भारत एक गौरवशाली राष्ट्र बन करके, और सिर्फ हम ही नहीं, हम अपनी बड़ाई कर रहे हैं, इतना ही नहीं, पूरी दुनिया भारत की बड़ाई कर रही है। और आज की स्थिति तो आप और देख लीजिए, पूरी दुनिया में मारकाट मची हुई है, पूरी दुनिया हमें हाहाकार मचा हुआ है, कौन किसको कब मार देगा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भारत माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुकून से हम लोग जी रहे हैं। मां विंध्यवासिनी की जैसा कि हमारे पूर्वजों ने नवरात्रि में पूजा किया होगा, उसी श्रद्धा और आस्था के साथ आज भी हम उनकी पूजा कर रहे हैं। सुख शांति का जीवन हम जी रहे हैं, हम सभी भाग्यशाली हैं। इस अवसर पे देश के प्रधानमंत्री और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं बार बार नमन करूंगा, मां विंध्यवासिनी का धन्यवाद दूंगा कि हमारे देश की उन्होंने सुरक्षा की है, समृद्धि हमको दे रही है। मां विंध्यवासिनी की हमारे जीवन पर व्यक्तिगत रूप से बहुत कृपा रही है, मैं उनका अनन्य भक्त हूं। आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।